Good morning, students. Welcome back again in online class. Today, we are going to discuss Chapter 4 Methods of Calculating National Income. इस मेथड को करने से पहले या इन मेथड्स को डिस्कस करने से पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था ग्रोस टू नेट, नेशनल टू डोमेस्टिक और मार्केट प्राइस टू फैक्टर कोर्स. आल्सो इन लेसन नंबर 2 वी डिस्कस अबाउट द सर्कल फ्लो. अब इन्हीं तीनों चीज़ों का यूज़ कर लेसन 1, 2, 3 के मटेरियल को यूज़ कर जो नया लेसन है दैट इज़ अ लेसन नंबर 4 दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बनता है. इस मेथड के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम को हम 3 मेथड से डिस्कस करते हैं. अगर हम सर्कुलर फ्लो को रिकॉल करें तो सर्कुलर फ्लो रिवील करता है नेशनल इनकम को हम 3 एंगल से देखते हैं. नंबर 1 इनकम मेथड जिसके अंदर हम सम टोटल ऑफ इनकम ऑफ इकोनॉमी डिस्कस काउंट करते हैं. और इन एक्सपेंडिचर मेथड हम टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स और सर्विसेज को लेते हैं. और इन प्रोडक्शन मेथड द टोटल वैल्यू एडिशन इकोनॉमी. तो नेशनल इनकम को तीनों मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं. बट इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द एग्रीगेट्स. और हमने ये भी कहा था कि जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से और प्रोडक्शन मेथड से, तो अलग अलग एग्रीगेट सामने आएंगे. जब हम इनकम मेथड का यूज़ करते हैं और जब हम फर्स्ट उसका फॉर्मूला लगाते हैं तो उस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है NDP@FC. और जब हम एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करते हैं तो हमारे पास एग्रीगेट आता है GDP@MP. और वैल्यू एडिड के अंदर हमारे पास अगेन GDP@MP. बट हमारा कंसेप्ट क्या होता है नेशनल इनकम. तो हमें एग्रीगेट्स चेंज करने आते हैं. अब हम मेथड्स के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे वन बाय वन और जिसके बाद उसके अंदर एग्रीगेट्स के प्लस माइनस करने के बाद फाइनली हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे. लेट्स स्टार्ट मेथड 1 दैट इज द इनकम मेथड. इनकम मेथड को डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी कहा जाता है और इसको फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहता है. सिंपली एज पर दिस मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट्स. फैक्टर पेमेंट्स क्या होती हैं? दैट इज रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट मेड टू द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. कहते हैं इस मेथड के अंदर जो हमारे फैक्टर ओनर्स हैं, जो हमारी फार्मर्स हैं, लेबर क्लास है, बिजनेसमैन है, जो हमारी फाइनेंस कंपनीज हैं, जो बैंक्स हैं, उनको अपनी सेवाओं के बदले जो मिलता है अगर उसको कैलकुलेट कर ले, उसको काउंट कर ले तो हमारे पास इनकम आ जाती है. ना फैक्टर पेमेंट्स और फैक्टर्स, देयर आर 4 फैक्टर्स. हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है. फैक्टर्स लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. लैंड, अगर हम अपनी लैंड को किसी को देते हैं तो उसके बदले हमें मिलता है रेंट. अगर हम अपनी लेबर्स या अपनी सर्विसेज किसी को प्रोवाइड करते हैं तो उसके बदले में वेजेस और सैलरी मिलती है. और अगर हम किसी को पैसा देते हैं तो बेटा हमें इंटरेस्ट मिलता है. और अगर हम एज ए बिजनेसमैन रिस्क उठाते हैं, बिजनेस करने की कोशिश करते हैं तो एंड में जो उस एफर्ट्स के बदले मिलता है दैट इज़ प्रॉफिट. अगर सिंपली इन फैक्टर्स को रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरी इन सबको ऐड कर दो तो हमारे पास डोमेस्टिक इनकम आ जाती है. तो इनकम मेथड का सिंपल मीनिंग हो गया फैक्टर शेयर मेथड, क्योंकि इसके अंदर हर फैक्टर्स का कितना कितना शेयर है, लैंड का कितना शेयर है, लेबर का कितना शेयर है, कैपिटल कितना शेयर है, उसको हम डिस्कस करें. या इसमें हम नॉर्मली फैक्टर पेमेंट को ही ऐड करें तो इसको फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहा जाता है. और हमने एग्रीगेट्स के अंदर डिस्कस किया था डोमेस्टिक इनकम. अगर हम इनकम मेथड को अप्लाई करते हैं, जब हम नेशनल इनकम निकालने के लिए जब हम इनकम मेथड को अप्लाई करते हैं तो इन फैक्टर पेमेंट्स को ऐड ऑन करने के बाद हमारे पास आती है डोमेस्टिक इनकम. तो डोमेस्टिक इनकम को क्या कहते हैं? NDP-FC. NDP-FC हमारे पास आ गया. डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम आ गई. इसके अंदर फॉरेन से आने वाली इनकम को ऐड कर दो. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जिसके अंदर फॉरेन से कितना पैसा कमाया और फॉरेन के लोगों को कितना पैसा दिया जो जहाँ पर काम करते, उसको अगर आप प्लस करते हो तो हमारे पास नेशनल इनकम होती है. इट इज़ सिंपल डिस्कशन अबाउट द इनकम मेथड. तो इनकम मेथड के अंदर फैक्टर पेमेंट्स को ऐड किया जाता है. फैक्टर पेमेंट्स को ऐड करने के बाद जो इनकम आती है उसको हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, जिसको एग्रीगेट्स की फॉर्म में NDP-FC कहा जाता है. और इसके अंदर जब हम NFI ऐड करते हैं, नेट फैक्टर इनकम ऐड करते हैं, तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाती है. नाउ टेक्निकल फार्मूला ऑफ इनकम मेथड. इनकम मेथड को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फार्मूला आता है कंपनसेशन एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम. जो ग्रीन सर्कल का क्वेश्चन है COE दैट इज अ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, OS ऑपरेटिंग सरप्लस और NI दैट इज द मिक्स MI दैट इज अ मिक्स्ड इनकम. सो व्हाट इज द कंपनसेशन एम्प्लॉयज? हमने अभी बात की इनकम मेथड को फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहा था. तो इनकम मेथड का एक फैक्टर होता है दैट इज अ लेबर क्लास. ओके, वो लोग जो किसी के अंडर काम करते हैं, जॉब करते हैं, उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज एम्प्लॉय. EMPLOYEE एम्प्लॉयज, वर्कर्स, काम करने वाले.
जब बेटा हम किसी के अंडर काम करते हैं तो हमें 4 टाइप्स की बेनिफिट्स मिलते हैं। पहले दैट इज़ ए वेजेस एंड सैलरी। अगर आप हाई प्रोफाइल में काम करते हो तो हम आपकी इनकम को सैलरी कह सकते हैं, और सिंपली हम इसको वेजेस कहते हैं। वेजेस और सैलरी इन कैश, इट रेफर टू कैश पेमेंट और ट्रांसफर ऑफ सैलरी अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर्स एज ए रिवॉर्ड फॉर द वर्क डन ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। वेजेस और सैलरी का मीनिंग क्या होता है? ये वो कैश पेमेंट है जो एम्प्लॉय के अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है एम्प्लॉयर के थ्रू। एम्प्लॉयर ERY, एम्प्लॉयर्स मीन मालिक, जो मेन फैक्ट्री का मालिक है। एम्प्लॉयर के थ्रू ये पैसा आपके अकाउंट में शिफ्ट होता है जब आप किसी खास टाइम पीरियड के अंदर काम करते हो। 1 मंथ के लिए काम किया, 1 ईयर के लिए काम किया, 1 डे के लिए काम किया, तो जो पैसा आपके अकाउंट में आएगा दैट इज़ नोन एज सैलरी। और सिंपली मजदूर को हम दिहाड़ी देते हैं, दैट इज़ नोन एज ए वेजेस। इसके अलावा बेटा हमें कुछ और बेनिफिट मिलते हैं। सपोज यू आर वर्किंग इन ए कंपनी, तो वहाँ पर आपको रहने के लिए रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है, रहने को घर मिल रहा है, या आपको कम रेट के ऊपर कंटीन का सामान मिल रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, कंसेशन के ऊपर लैपटॉप मिल रहे हैं, मोबाइल का बिल मिल रहा है, या आपको आने जाने के लिए कैब मिल रही है, गाड़ी लेने के लिए आ रही है, वैन फैसिलिटीज़ है। तो ये जो पेमेंट्स हैं दैट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर बिकॉज दैट पर्सन इज़ वर्किंग इन दैट एरिया ना। इसके अलावा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉय मीन ऑनर, ऑनर आपकी सिक्योरिटी को सामने रखते कुछ पैसा प्रोविडेंट फंड्स की फॉर्म में आपके अकाउंट्स में डालता है। तो जो पैसा एम्प्लॉयर, जो हमारे पास प्रोविडेंट फंड होता है उसके अंदर कुछ शेयर एम्प्लॉयर का होता है, कुछ एम्प्लॉय का, कुछ शेयर ऑनर का, कुछ शेयर वर्कर का। तो जो वर्कर का शेयर है हम इसको इसमें काउंट नहीं कर रहे, हम क्या ले रहे हैं? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। आपकी सिक्योरिटी को सामने रखते हुए जो पैसा एम्प्लॉयर्स ने आपके PF के अंदर रखा है या डाला है दैट इज़ नोन एज ए एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। देन फोर्थ पॉइंट इज़ पेंशन और रिटायरमेंट। मोस्ट प्रॉब्ली डिपार्टमेंट्स में, काफ़ी डिपार्टमेंट्स में पेंशन और रिटायरमेंट खत्म हो गई है, लेकिन वी हैव टू डिस्कस दिस कंसेप्ट। मैंने लिखा है पेंशन ऑन रिटायरमेंट नॉट ओल्ड एज पेंशन। देखो दोनों में फ़र्क क्या होता है। एक पर्सन किसी के अंडर पिछले 10 ईयर से, 20 ईयर से, 25 ईयर से काम कर रहा है, तो वहाँ पर एक रिलेशन बन जाता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जब तक वो काम करता है, जैसे 60 ईयर तक, 60 साल तक काम करता है, तो एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप इतने साल काम करोगे, एंड में आपको आपके बुढ़ापे के लिए, आपकी लाइफ को सिक्योर जीने के लिए हम आपको इतने पैसे पर मंथ देंगे, दैट इज़ नोन ए पेंशन। दैट इज़ पेंशन ऑन रिटायरमेंट। आपने इतने साल काम किया, काम करने के बाद आपको पैसे मिलने हैं, दैट इज़ रिटायरमेंट पेंशन। वेयर इज़ ओल्ड एज पेंशन? ओल्ड एज पेंशन ये इसमें नहीं आता क्योंकि ये ट्रांसफ़र पेमेंट है। ओल्ड एज पेंशन तो एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर देश के जो ओल्ड पीपल है, जिनको लुक आफ्टर करने के लिए उसके फैमिली मेम्बर्स नहीं होते, तो गवर्नमेंट कुछ पैसा एज ए वी कैन से अलाउंस, एज ए बेनिफिट उनको दे देती है, 1000 रुपीज़, 750 पर मंथ, दैट इज़ ओल्ड एज पेंशन। तो ये उनकी वर्क के बदले पैसा नहीं चाहिए, उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फॉर्म में दे रही है। तो हमारे पास हेडिंग आ गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जो सिंपल एक वर्ड था लेबर। लेबर को क्या क्या मिलता है बेटा? वेजेस एंड सैलरी, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, पेंशन और रिटायरमेंट। अगर आपको फर्स्ट फैक्टर लेबर के बारे में अगर आपको प्लस करना है तो आपको कंपल्सरी एम्प्लॉयज़ को अपने न्यूमेरिकल के अंदर सर्च करना होगा। अगर कंपल्सरी एम्प्लॉयज़ दिया है तो आपको 4 पार्ट्स को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ आपको न्यूमेरिकल के अंदर नज़र नहीं आता तो आपको इन 4 पार्ट्स को ऐड ऑन करना, तो ऑटोमेटिकली आपके पास कंपनी एम्प्लॉयज़ आ जाएगा। Then second point, that is operating surplus. Operating surplus, it refer to income from property and entrepreneurship. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग क्या? देखो हमारे पास हमारा घर है जिसमें हमने कुछ पोर्शन को रेंट पे दे दिया। ओके, सो दिस इज़, उस रेंट को हम अपनी प्रॉपर्टी की इनकम कह सकते हैं। हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा घर, हमारी बिल्डिंग, हमारा गोडाउंस, हमारा स्कूल, हमारा हॉस्पिटल, जिसको हमने आगे रेंट पे दिया है, तो वो जो पैसा आ रहा है वो हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। इसके साथ साथ रॉयल्टी होती है, रॉयल्टी भी कंसेप्ट है। रेंट के साथ साथ रॉयल्टी है। रॉयल्टी क्या होती है? सपोज आपकी लैंड के ऊपर, आपका जो पीस ऑफ लैंड है जिसके ऊपर कल्टीवेशन कर रहे थे, उस ज़मीन के अंदर कोई माइन है, कोई गोल्ड है, कोई मिनरल है, तो वो लैंड आपके लिए यूजलेस हो जाती है, तो आप उस गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को, उस लैंड को गवर्नमेंट को दे देते हो, तो उसके बदले आपको जो पैसा मिलता है दैट इज़ नोन एज रॉयल्टी। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ जस्ट लाइक लैंड, इन द फॉर्म ऑफ पेटेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ कॉपीराइट्स, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडमार्क, ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है। इसके अलावा बेटा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, आप अपना पैसा,
अपना पैसा किसी पर्सन को लोन पे देते हो या किसी बैंक में जमा करवाते हो या किसी भी को देते हो, तो उसके बदले जो आपका इंटरेस्ट मिलता है दैट इज़ आल्सो आप योर इनकम. तो दिस इज़ नोन एज ए इनकम फ्रॉम योर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी. देन थर्ड पॉइंट दैट इज़ अ प्रॉफिट. प्रॉफिट क्या है? एक बिजनेसमैन दैट इज़ ऑन्टरप्रेन्योर अपनी स्किल, अपनी नॉलेज, अपनी डिग्री और अपने एफर्ट्स के थ्रू जितना पैसा अपने बिजनेस में कमाता है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं. प्रॉफिट इज़ रिवॉर्ड फॉर रिस्क. तो जितना रिस्क उठाता है उतना प्रॉफिट मिलता है, इसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप. प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट के आगे 3 पार्ट्स हो जाते हैं. सम में कई बार आपको लमसम प्रॉफिट नहीं गिवन. प्रॉफिट से रिलेटेड 3 कंसेप्ट गिवन है. वन इज डिविडेंड, सेकेंड इज कॉर्पोरेट टैक्स एंड थर्ड इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. डिविडेंड क्या है? डिविडेंड दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स. आपकी कंपनी है या आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करो, तो आपकी जो इंडस्ट्री है कुछ लोगों के शेयर से मिलकर बनी है, तो आपके बिजनेस से आपको जो प्रॉफिट आया है तो उसके बदले जो आप उनको रिटर्न करते हो दैट इज़ डिविडेंड. कॉर्पोरेट टैक्स, इट इज़ अ दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ पेड टू द गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ प्रॉफिट टैक्स. कॉर्पोरेट टैक्स, इसको कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी कहते हैं. अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है तो आपको अपनी कॉर्पोरेट की तरफ से कुछ पैसा गवर्नमेंट को टैक्स की फॉर्म में देना पड़ेगा, उसको प्रॉफिट टैक्स कहता है. देन थर्ड इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हैं. इट इज़ दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ रिटेन्ड बाय द फर्म फॉर द फ्यूचर यूज़. ये वो पैसा है जो रखा जाता है आगे अपने बिजनेस को कंटिन्यूस करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए. इसको कॉर्पोरेट सेविंग आता है. अगर आपके न्यूमेरिकल के अंदर रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट डायरेक्टली गिवन होता है और प्रॉफिट गिवन है, तो आप इन चारों को प्लस कर लेते हो, यू विल गेट द ऑपरेटिंग सरप्लस. लिसन, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. बट सम टाइम क्या होता है, हमारे पास रॉयल्टी प्रॉफिट नहीं गिवन, तो हम प्रॉफिट को छोड़कर इसके 3 पार्ट्स को सर्च करते हैं. अगर आपको तीनों पार्ट्स गिवन है या 2 पार्ट्स गिवन है, उनको भी ऐड कर लेते हो तो दैट इज़ आल्सो नोन एज प्रॉफिट. तो इन चारों को प्लस करने के बाद आपके पास ऑपरेटिंग सरप्लस आता है. थर्ड पॉइंट इज मिक्स्ड इनकम. मिक्स्ड इनकम क्या होती है? मिक्स्ड इनकम रेफर टू इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन. कुछ लोग किसी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम नहीं करे, वो अपना बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पर क्लियर करना मुश्किल हो जाता है कि उनको कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है. तो मिक्स्ड इनकम रेफर टू इनकम्स ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन यूजिंग देयर ओन लैंड, लेबर, capital, entrepreneurship in their household enterprises. These incomes are mixture of wages, rent, interest, profit. That's why it is known as a mixed income. एक पर्सन को कुछ पैसा अपनी ज़मीन से भी आ रहा है, कुछ ज़मीन उसने रेंट पे भी दी है, कुछ पैसा उसने बैंकों में भी जमा करवाया है, कोई छोटा मोटा बिजनेस भी करा है, तो उसकी टोटल इनकम 1 लाख रुपीज़ पर मंथ की हो जाती है. तो यहाँ पर क्लियर करना मुश्किल है कहाँ से कितना पैसा आया, क्योंकि बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम है, तो इस इनकम को हम मिक्स्ड इनकम का नाम दें. तो बेटा अगर आप ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम और कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ को ऐड ऑन कर लेते हो तो आपके पास डोमेस्टिक इनकम आ जाती है, दैट इज़ इनकम मेथड. नाउ एक सिंपल सा न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने लिया. हेडिंग लिखा मैंने कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम. तो मैंने एब्रिविएशन यूज़ किया COEOSMI. अगर आप तीनों को ऐड करोगे इनकम मेथड में तो आपके पास NDP आएगा. मान लो आपके समय बहुत कुछ गिवन है, बट हमने 4 चीज़ों को फाइंड आउट कर लिया, सम के अंदर देख लिया है. तो हमें कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ गिवन है दैट इज़ 2000, ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है दैट इज़ 1000, मिक्स्ड इनकम गिवन है बेटा 500 इन करोड्स है, और NFA नेट टू फैक्टर इनकम अब्रॉड आपको -300 गिवन है. तो सबसे पहले बेटा आप निकालोगे, आपका क्वेश्चन है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम एंड मिक्स्ड इनकम. डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए कंपनसेशन एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, तो हमने तीनों को ऐड ऑन किया. कंपनी एम्प्लॉयज़ हमें गिवन थी 2000, ऑपरेटिंग सरप्लस 100 और 1000 और मिक्स्ड इनकम 500. हमने 2000 प्लस 1000 प्लस 500 को ऐड ऑन किया तो हमारे पास बन गया 3500 इन करोड्स. तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गई, दिस इज नोन एज ए डोमेस्टिक इनकम. और डोमेस्टिक इनकम के अंदर बेटा आप NFA ऐड करते हो, अगर आपको एग्रीगेट्स याद है तो हमारे पास ही नेशनल इनकम. पर हमने आपको ये कहा था कि आपने NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम को ऐड करना है. अब वो प्लस में गिवन है या माइनस में गिवन, आपने साइन चेंज नहीं करने. तो NDPFC प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, आगे उसकी वैल्यू माइनस में दिया है तो हम उसको ब्रैकेट में माइनस में ले रहे हैं. तो माइनस होने से इसका टोटल आंसर 3200 रुपीज़ इन करोड्स बन जाता है. सो दिस इज नोन एज ए NDPFC. इस तरह से सम के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स गिवन हो सकते हैं, 10, 20, 15, 12. आप में
इसमें से ये मेन 4 पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है, कंपनसेटिंग एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, एनएफआई, और इनको ऐड कर कर आप डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम निकाल सकते हो। अगर इसके अलावा आपको कंपनसेटिंग एम्प्लॉयज नहीं गिवन या आपको ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह उसके सब पार्ट्स गिवन है, तो अब आप उसको सर्च करोगे। लेट डू टू मोर न्यूमेरिकल सो दैट यू कैन क्लियर मोर मेथड। नाउ दिस इज ए न्यूमेरिकल फ्रॉम योर बुक एग्जाम्पल नंबर 1। नाउ इस न्यूमेरिकल के अंदर उन्होंने कहा कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक इनकम, ग्रोस डोमेस्टिक इनकम, नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और यूज़ करना आपने इनकम मेथड। ना लुक एट हियर, आपको 7 चीज़ें गिवन है। पहली चीज़ गिवन है इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेकंड सब्सिडी, थर्ड डेप्रिसिएशन, फोर्थ मिक्स्ड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और कंपनसेशन एम्प्लॉयज। ओके, वन बाय वन एग्रीगेट्स को रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे फॉर्मूला इनकम मेथड का। तो इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या आता है? ऑपरेटिंग कंपनसेशन एम्प्लॉयज ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम नेट डोमेस्टिक इनकम, तो यहाँ पर बन गया पहला पॉइंट नेट डोमेस्टिक इनकम। देखो यहाँ पर मिक्स्ड इनकम बेटा लिखी है, ऑपरेटिंग सरप्लस भी लिखा है, और हमारे पास कंपनसेशन एम्प्लॉयज भी लिखा है। तो जितनी वैल्यूज गिवन है दैट इज 28,000 प्लस 10,000 प्लस 24,000, तो 62,000 करोड़ हमारा आंसर आ गया। दैट इज डोमेस्टिक इनकम। अगला हमारा स्टेप था ग्रोस डोमेस्टिक इनकम। नेट और ग्रोस में बेटा क्या डिफरेंस होता है? रिकॉल करो, डेप्रिसिएशन। पहली टर्म में कोई एरर हो तो उसकी गलती को सॉल्व करने के लिए हम डेप्रिसिएशन यूज़ करते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पर डेप्रिसिएशन गिवन है। थर्ड कंसेप्ट दैट इज गिवन 1700। तो हम यहाँ पर क्या आ गए? ग्रोस डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक इनकम प्लस डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर हमने 62 के अंदर 17 ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर बन गया 63700 करोड़। उसके बाद हमारा अगला कंसेप्ट था नेट नेशनल इनकम। नेट नेशनल इनकम यहाँ पर हमने फर्स्ट स्टेप निकाला था नेट डोमेस्टिक इनकम, उसी को यूज़ कर लेते हैं। और हमें क्या चाहिए? नेट नेशनल। नेशनल और डोमेस्टिक में क्या फ़र्क होता है? NFIA। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी क्या बना, तो हम यहाँ पर नेट डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA को ऐड करते हैं। जो भी वैल्यू गिवन है, माइनस में गिवन है तो बेटा माइनस में लेंगे, प्लस में गिवन है तो प्लस में लेंगे, लेकिन हमने फॉर्मूले में प्लस ही लगाना। यहाँ बन गया 62,000 प्लस ब्रैकेट -300 ब्रैकेट -300, तो हमारे पास आंसर आ गया 6170। देन फोर्थ कंसेप्ट है दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब नेशनल इनकम तो आ चुकी हुई है, अब मार्केट प्राइस पे निकालनी है। तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बेटा हम कैसे निकालते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। अब साइड पे निकाल लो पहले, बेटर है। इनडायरेक्ट टैक्सेस बेटा हमें गिवन है 9,000, सब्सिडी हमें गिवन है 1,800, दोनों को हमने माइनस किया, वी गेट 7,200। तो हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ गए। अब इन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को चाहे आप फॉर्मूला ओपन कर लो, चाहे डायरेक्टली उसमें से माइनस कर दो, तो आपका आंसर 6890 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इनकम मेथड को अप्लाई कर इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। ना लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसके अंदर हमारे पास कंपनसेशन एम्प्लॉयज ने गिवन, उनके सब पार्ट्स गिवन है। ना लुक एट द सेकंड एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल पर लिखा कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। अगेन याद करो, डोमेस्टिक इनकम इन NDPFC, नेशनल इनकम इन NNPFC, और हमारे पास 9 टर्म्स हैं। अब ध्यान से देखो, हमारे पास जो टर्म्स हैं कहीं पर भी वहाँ पर कंपनसेशन एम्प्लॉयज नहीं गिवन था, मैंने ब्लैक पेन से लिखा है। अब वेजेस और सैलरी कहाँ आती है? कंपनसेशन एम्प्लॉयज के अंदर। तो आप फर्स्ट टाइम सम करो, उसके आगे COA लिख लो। रेंट किस में आता है बेटा? ऑपरेटिंग सरप्लस में। डिविडेंड कहाँ आता है? ऑपरेटिंग सरप्लस में। मिक्स्ड इनकम अलग गिवन है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का पार्ट है। सोशल सिक्योरिटी कंपनसेशन एम्प्लॉयज, और कॉर्पोरेट टैक्स किसके अंदर आते हैं? दैट इज प्रॉफिट। तो अब सिंपल मिक्स्ड इनकम निकालने के लिए मैंने साइड पे सम निकाला। कंपनसेशन एम्प्लॉयज के अंदर हमारे पास 2 पार्ट आ गए। वन इज सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, कुछ भी नहीं लिखा, ना एम्प्लॉय लिखा ना एम्प्लॉय लिखा, तो वी हैव टू ऐड ऑन। तो हमारे पास सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन है बेटा, और वेजेस गिवन है। हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास कंपनसेशन एम्प्लॉयज आ गया। सेकेंड पॉइंट दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है। प्रॉफिट के 3 पार्ट, तो हैव टेकन 5 थिंग्स, 5,000, 400, 3,000, 200, 400, टोटल आ गया 9,000। और मिक्स्ड इनकम सिंपली गिवन है 400, इनको प्लस किया तो हमारा आंसर 19800। अगर सम प्रॉपर क्लियर होता है तो वी कैन राइट इन सच ए वे, जैसे हम सम को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो हम इसके अंदर वैल्यूज़ को लिखते जाते हैं। तो पहली बार सम कर रहे हो तो बेटर है इस वे से करो। तो प्रॉफिट के पार्ट्स हमने ऊपर डिस्कस किए हैं।
देन बच्चे, अगर आपके पास डोमेस्टिक इनकम आ जाती है तो हमारे पास अगला कंसेप्ट आता है, दैट इज नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA इज नोन एज ए नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम बेटा हमारी कितनी है, 19800। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉड लास्ट टर्म दैट इज 9, इट इज़ गिवन 1000। आप इनको ऐड कर लेते हो तो हमारे पास नेशनल इनकम होती है। तो आपकी क्लैरिटी के लिए, आपको गलती ना लगे, तो वेजिस के सामने 10,000 के साथ ही मैंने 1 लिख दिया, ताकि जब आप कॉपी करो तो आपको कोई गलती ना लगे कि आपकी फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है। तो इस तरह से अगर आप सम निकालते हो तो आपका फर्स्ट मेथड इनकम मेथड फिर दैट इज़ क्वाइट ईजी, अगर फॉर्मूले को ध्यान से फॉलो करते हो और एग्रीगेट्स वाली वीडियो को देखने के बाद इस फॉर्मूले को क्लियर करना। तो दिस इज अबाउट द इनकम मेथड। टुमारो विल डिस्कस नेक्स्ट पोर्शन रिलेटेड टू इनकम मेथड. This is enough for today.